देखो अगला जो टॉपिक है उसमें हम सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी अभी दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी और एक टर्म आपके पास क्या है, सॉल्युबिलिटी है। दोनों में छोटा सा डिफरेंस होता है। आप जब कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे तब क्या कर रहे थे, सॉल्यूट आपने सॉल्यूट कितना लिया, कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, वो आपके पास उसकी क्या थी, कंसंट्रेशन। कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया वो उसकी कंसंट्रेशन बता रही थी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि मैक्सिमम कितनी अमाउंट आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर सकते हो, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। दोनों में ये डिफरेंस आपके पास है। दोबारा सुनो, कंसंट्रेशन का मतलब है सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट आपने कितने सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर दिया। मान लिया कि आपने क्या लिया, वाटर बहुत कम लिया, बाकी प्योर आपने क्या ले लिया, मान लिया HCl आपने ले लिया। ठीक है, आप जो मिक्सचर बना रहे हो आप HCl को डिसॉल्व करना चाह रहे हो, मतलब इसको डाइल्यूट आप इसको करना चाह रहे हो। मैंने क्या कहा है, HCl ज्यादा क्वांटिटी में है, वाटर कम क्वांटिटी में है, तो मैं क्या कहती हूँ कि जो सॉल्यूशन आपके पास है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन आपके पास क्या है, ज्यादा है। अब इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, पानी ज्यादा ले लिया और 1 ml मैंने क्या लगा दिया, HCl को डाल दिया, तो इसका मतलब क्या है कि HCl की कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये कैसा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कितना सॉल्यूट आपने कितने सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया है, वो उसकी कंसंट्रेशन को डिफाइन करता है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट सॉल्यूट का आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर सकते हो, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाता है। इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है, मान लिया कि मैंने यहाँ पर कितना ले लिया, 10 ml वाटर ले लिया। अब मुझे क्या करना है, सॉल्यूट मिक्स करना है। मैंने क्या किया, शुगर का सॉल्यूशन बनाना चाहा, तो इसका मतलब शुगर को ऐड किया। मैंने क्या कहा, कितना सॉल्यूट मतलब कितना शुगर मैंने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया, वो मैक्सिमम कितना ऐड किया, वो उसकी सॉल्युबिलिटी बताएगा। मतलब ऐसा पॉइंट, आपने शुगर को मिक्स किया, ये डिसॉल्व हो गया, आपने और मिक्स किया, डिसॉल्व हो गया। एक टाइम ऐसा आएगा जब शुगर आपकी डिसॉल्व करना बंद कर जाएगी आपके पास। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी अमाउंट यहाँ पर डिसॉल्व हो जाती है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी आपके पास कहलाती है। ये एक छोटा सा डिफरेंस आपके पास होता है। अभी तक कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी, अब हम सॉल्युबिलिटी की बात करने वाले हैं। अब देखो, सॉल्युबिलिटी आपको दो पढ़नी है, दो पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। एक आपके पास क्या है, गैसेस इन लिक्विड की बात करेंगे, और एक आपके पास क्या है, सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी दो चीजों में पढ़नी है, एक तो जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया, जब एक आपने गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया, वो दो सॉल्युबिलिटी का केस आपको यहाँ पर पढ़ना है। सॉल्युबिलिटी पता चल गई। अब सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर क्या है कि सॉल्यूट कैसा है। मान लिया कई बार ऐसा होता है ना, सॉल्यूट आपने थोड़ा सा डाला तभी अच्छे से डिसॉल्व हो गया। सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। थर्ड आपके पास क्या है, प्रेशर पे डिपेंड करेगा। ये 3 फैक्टर हैं जिसपे सॉल्युबिलिटी आपके पास क्या होती है, डिपेंड आपके पास करती है। 3 फैक्टर है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकंड आपके पास टेम्परेचर का फैक्टर है, थर्ड आपके पास क्या है, प्रेशर का फैक्टर है। अब देखो, दोनों केस हैं, दोनों केस में जो आपके पास वेरिएशन रहेगी इन फैक्टर्स की, फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो सॉल्युबिलिटी दो आपको केस पढ़ने हैं, एक आपको पढ़ना है सॉलिड इन लिक्विड, एक आपको पढ़ना है गैसेस इन लिक्विड आपके पास। अब दोनों के अंदर ये फैक्टर अफेक्टिंग है वो थोड़ा सा चेंज आपके पास होता है। कैसे होता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला आपके पास जो फैक्टर होता है, वो फैक्टर आपके पास क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपके पास। अब सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड कर रही है कि सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, सॉल्यूट का नेचर कैसा है, वो कैसे डिपेंड करती है, या इसका जो मेन थंब रूल आपके पास होता है सॉल्युबिलिटी का, वो क्या कहता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, आपने सुना होगा। लाइक डिसॉल्व लाइक को प्रेफर करता है। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है कि मान लिया कि अगर मेरे पास कोई पोलर सॉल्यूट है, ठीक है, पोलर मैंने सॉल्यूट लिया, पोलर ही मैंने क्या ले लिया, आपके पास सॉल्वेंट ले लिया,
तो अगर दोनों पोलर के हैं मतलब लाइक वाला लाइक डिसॉल्व लाइक, सेम वाला सेम में डिसॉल्व करेगा, वो सॉल्युबिलिटी का रूल कहता है। मतलब अगर आपने किसी पोलर सॉल्यूट को किसी पोलर सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया तो ये आपके पास डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी पोलर सॉल्यूट को किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर दिया तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेचर के आपके पास हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, डिसॉल्व आपके पास नहीं करेंगे। मान लिया कि आपने जो सॉल्यूट लिया है वो नॉन पोलर आपने लिया और जो सॉल्वेंट है वो भी नॉन पोलर लिया, दोनों सेम सेम आपके पास है, तो ये भी क्या कर जाएंगे, आपके पास डिसॉल्व अच्छे से कर जाएंगे। तो इसका जो थंब रूल आपके पास होता है वो आपके पास क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक है। दूसरा हम क्या कहते हैं कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपके पास होती है वो आपको सेम देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, देखो हर कोई भी सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, सबकी आपस में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। जैसे अगर मैंने कहा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास होगी। अगर आपके पास इथेनॉल है वहां पे भी क्या है, OH है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। मान लिया मैंने कहा कि इथेनॉल इन वाटर आपने लिया, क्या ये डिसॉल्व होंगे, क्या ये सॉल्यूबल आपके पास होंगे, तो आप क्या कहोगे, इथेनॉल कैसा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करो, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में चेक करो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये आपस में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। एक एग्जांपल देखो, वेरी फेमस एग्जांपल जनरल लाइफ में, ऑयल प्लस वाटर। जब आप वाटर के अंदर ऑयल को डालते हो तो वो डिसॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है और ऑयल के अंदर कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, लंडन डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे वीक आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हैं, तो ये डिसॉल्व नहीं करता। तो पहला फैक्टर कैसे डिपेंड करता है, दोनों के अंदर सेम रहेगा, चाहे आप यहाँ पर सॉलिड इन लिक्विड के केस में पढ़ोगे, चाहे आप गैसेस इन लिक्विड के केस में पढ़ोगे, पहला फैक्टर दोनों में सेम रहेगा। किस पे डिपेंड करता है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो तब डिसॉल्व हो जाएगा, या फिर लाइक डिसॉल्व लाइक थंब रूल को आपके पास फॉलो करता है। पोलर में पोलर घुलेगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर घुलेगा, पोलर में नॉन पोलर या नॉन पोलर में पोलर नहीं घुलेगा आपके पास। तो पहला जो फैक्टर है वो आपके पास ये कहता है। सेकंड फैक्टर के अंदर थोड़ा सा सेकंड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर का अगर आप यहाँ पर फैक्टर डिसाइड करते हो कि टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, वो थोड़ा सा अलग अलग वे से करता है। अब देखो एक एक करके बात करती हूँ। सबसे पहले क्या है, यहीं पर एक बार मेंशन कर देती हूँ की पॉइंट्स में, आपके पास सॉलिड एंड लिक्विड है। जब आप यहाँ पर टेम्परेचर की बात करते हो तो यहाँ पर दो प्रोसेस आपको देखने पड़ते हैं। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस आपके पास है तो टेम्परेचर अलग वे से वेरी करता है। अगर आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर की वेरिएशन है वो बदल जाती है। मतलब अगर एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी भी आपके पास बढ़ जाती है। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी आपके पास घट जाएगी। मतलब यहाँ पर एंडोथर्मिक के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है और आपके पास एक्सोथर्मिक के अंदर मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। ऐसे ही जब गैसेस एंड लिक्विड की बात करोगे वहां पे टेम्परेचर जब जब बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, आपके पास कम हो जाएगी। ये दो फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, यहाँ पे डिपेंड करता है कि प्रोसेस कैसा है। अगर एंडोथर्मिक है तो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के केस में, और अगर आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास कब होगा, जब एक्सोथर्मिक होगा। अब देखो कैसे ये देखने को मिलता है। मान लिया मेरे पास कोई रिएक्शन है, मैंने क्या कहा A+B है, उसने क्या बनाया, C आपके पास बनाया, या फिर इन जनरल कह सकते हो कि आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया। ठीक है, क्या बना, आपके पास सॉल्यूशन बना। अब देखो मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात कर रही हूँ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात कर रही हूँ। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे ही आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करोगे तो आपके पास सॉल्यूशन बन रहा है, लेकिन साथ में क्या होगा, हीट भी निकलेगी। इसका मतलब प्लस में क्या हो गया, हीट आपके पास बाहर निकल गई।
अब देखो हीट जब भी बाहर निकलती है तो मैं क्या कहती हूँ, डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्योंकि हीट आपके पास रिलीज हो रखी है तो आपके पास डेल्टा एच कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब देखो एंट्रोपी की अगर मैं बात करती हूँ, चेंज इन एंट्रोपी की बात करती हूँ, डेल्टा एच की बात करती हूँ, तो वो चेक करो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। यहाँ देखो एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, दो क्वांटिटी है, यहाँ पे क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। दो क्वांटिटी से एक क्वांटिटी बन रहा है, मतलब रैंडमनेस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और एंट्रोपी डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि डेल्टा एस कैसा हो जाएगा, आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जब आप एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात कर रहे हो, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसका मतलब डेल्टा एच नेगेटिव होगा। एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब डेल्टा एस नेगेटिव होगा। और अगर आप एक फिजिकल रिएक्शन को चेक करना चाहते हो, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, किस पे डिपेंड करता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पे डिपेंड करता है। क्या कहता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा एच टी माइनस डेल्टा एस इसके इक्वल होता है। मैं क्या कहती हूँ कि कब रिएक्शन पॉसिबल है, कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कब रिएक्शन फिजिबल है, वो किस पे डिपेंड करती है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पे डिपेंड करती है। हम हमेशा पढ़ते हैं कि डेल्टा जी जब जब आपके पास नेगेटिव होगा सिर्फ तभी आपके पास कोई भी रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल आपके पास नहीं होगी। डेल्टा जी के नेगेटिव होने पे डिपेंड करती है। अब रिएक्शन तो हो रही है, ठीक है, आपको क्या देखना है, टेम्परेचर का फैक्टर देखना है कि टेम्परेचर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होगा, वो चेक करो। डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है माइनस में, इधर आपके पास टी है, डेल्टा एच कितना आ गया, नेगेटिव आ गया। अब देखो ये नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसका मतलब आपके पास डेल्टा जी है वो ओवरऑल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। अब ये देखो कि डेल्टा जी रिएक्शन पॉसिबल होनी है, ठीक है, रिएक्शन होगी तभी आप पढ़ोगे, तो डेल्टा जी का ओवरऑल कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब इसका नेगेटिव कब होगा, जब यहाँ पर देखो डेल्टा एस तो नेगेटिव ही है, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी आपके पास बढ़ जाएगी और डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इस टेम्परेचर की वैल्यू को कम रखा तो ओवरऑल ये पॉजिटिव क्वांटिटी वैल्यू आपके पास कम हो जाएगी और माइनस वाली जो वैल्यू है वो आपके पास ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा में से कम वाला आप माइनस करोगे तो ज्यादा वाले का साइन आता है, मतलब ओवरऑल जो वैल्यू रहेगी वो कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। दोबारा ध्यान से सुनो क्या बोला है, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, ये वाली डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है। आपको क्या चाहिए, डेल्टा जी को पॉजिटिव बनाना है, डेल्टा जी नेगेटिव बनाना है ताकि रिएक्शन पॉसिबल रहे। अब ये नेगेटिव कब होगा, जब ये नेगेटिव वैल्यू बड़ी होगी, पॉजिटिव वैल्यू छोटी होगी, तभी तो होगा। मान लिया -10 एक +2 आपने किया तो कितने के इक्वल आएगा, -8 के इक्वल आएगा। अगर आपने क्या किया, -10 प्लस में आपने यहाँ पे 12 कर दिया तो यहाँ पर देखो आपके पास प्लस क्वांटिटी है वो बड़ी है, तो आंसर कितना आएगा, +2 में आएगा। और जब जब आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू जितनी पॉजिटिव रहेगी इसका मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी, वो रिएक्शन पॉसिबल होगी ही नहीं प्रैक्टिकल। जब जब आपको कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं देखना है तो उसके लिए डेल्टा जी आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो डेल्टा जी यहाँ पर आपको ओवरऑल नेगेटिव बनाना है तो उसके लिए टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा, कम वैल्यू करनी पड़ेगी। इसका मतलब टेम्परेचर आपको लो सेट करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर की वैल्यू को लो सेट करोगे तभी ओवरऑल ये वाली क्वांटिटी आपके पास पॉजिटिव रहेगी और ये वाली नेगेटिव आपके पास बड़ी रहेगी, तभी रिएक्शन फिजिबल होगी। तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा, कम सेट करना पड़ेगा। टेम्परेचर कम करोगे तभी सॉल्युबिलिटी आपके पास क्या रहेगी, यहाँ पे बढ़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन देखा जाता है। और जब एंडोथर्मिक की बात करोगे वहां पे आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप सॉलिड एंड लिक्विड में बात करोगे तो एंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपके पास दिया हुआ होगा तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर लिक्विड इन गैसेस इन लिक्विड
लिक्विड की बात करेंगे वहां हर बार आपके पास क्या रहेगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे, क्योंकि गैसेस और लिक्विड की बात कर रहे हो आप, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घटती हुई आपके पास नजर आएगी। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि स्पेशली इंपॉर्टेंट किसके लिए है, सॉलिड इन लिक्विड के लिए, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन है, एंडोथर्मिक के लिए अलग है, एक्सोथर्मिक के लिए अलग है। पेपर में पूछता है कि एक्सोथर्मिक के लिए बताओ कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, एंडोथर्मिक पे बताओ कि कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो वो सारा का सारा आपको डायरेक्टली रिलेशन याद रखना है। ये आपको याद नहीं रखना, ये सिर्फ आपकी समझ के लिए है। आपको डायरेक्टली रिलेशन याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा या घटेगा, डायरेक्टली होगा या इनवर्सली होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना याद करना है 1 मार्क के क्वेश्चन में। अगला देखो, ये मैंने यहाँ पे ऐड की, फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता इनर्ट गैसेस पे, लेकिन एक बार पेपर में 1 नंबर में पूछा गया है कि अगर इनर्ट गैस आपने ऐड कर दी तो आपकी सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो सॉल्युबिलिटी है, किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, प्रेशर पे डिपेंड कर रही है। इनर्ट गैस को ऐड करोगे कोई फर्क आपके पास नहीं पड़ेगा, तो यहाँ लिख देना इनर्ट गैस के ऊपर आपके पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपने इनर्ट गैस को ऐड किया तो यहाँ पे नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, ये क्वेश्चन 2-3 बार 1-1 मार्क के अंदर पूछा गया है। अगला देखो, प्रेशर का जो आपके पास टर्म है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रेशर की टर्म इंपॉर्टेंट क्यों है ये देखो दोनों में। अगर मुझे सॉलिड एंड लिक्विड की बात करनी है, वहां पर अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या कहोगे, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द सॉलिड इन लिक्विड, आपके पास देयर इज नो सिग्निफिकेंट रोल ऑफ प्रेशर इन दिस सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड। आपके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं पड़ता अगर आप प्रेशर को कम या ज्यादा करते हो। आपके पास ऑलमोस्ट क्या रहता है, नो इफेक्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, ज्यादा कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता, एज इट इज आपके पास रहता है। किसके केस में, जब आप सॉलिड इन लिक्विड के केस में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे ही आप गैसेस एंड लिक्विड की बात करते हो वहां पर क्या होता है कि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते चले जाते हो आपकी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड है, वो आपके पास क्या है, बढ़ती हुई चली जाती है। और इसी फैक्टर को हम क्या कहते हैं, आगे हेनरी लॉ पढ़ते हैं। जो हेनरी लॉ है वो इसी प्रॉपर्टीज को लेकर आपके पास बना हुआ है, या फिर ये कहो बेसिकली कि जो हेनरी लॉ है वो यही बात आपके पास कहता है। इससे आगे 1-2 पॉइंट और आपको पढ़ने होते हैं। तो आपका हेनरी लॉ है वो किसकी एप्लीकेशन पार्ट है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड की आपके पास आपका उसी का पार्ट है। आगे जब हम हेनरी लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे तो वो इसी वाले फैक्टर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दोबारा सुनो, मैंने सिर्फ कहा है कि सॉलिड इन लिक्विड में बात कर रही हूँ तो प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता, इस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं गैसेस इन लिक्विड की बात करती हूँ वहां पर प्रेशर आप बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी गैसेस इन लिक्विड की आपके पास क्या है, बढ़ती चली जाती है। एग्जाम्पल देखो, सोडा बोतल्स आपके पास हैं, आप सबको पता है सोडा बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, प्रेशराइज करके बोतल्स के अंदर करते हैं। ठीक है, जैसे ही खोलते हो आपके पास हो जाते हैं अंदर प्रेशराइज। हम क्या करते हैं, प्रेशराइज करके जो गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर वही तो हम बढ़ाते हैं ना। हम सोडा बोतल्स में क्या करते हैं, CO2 भरी होती है, CO2 को क्या करते हैं, हाई प्रेशर पर हम उसको डिसॉल्व करवाते हैं, मतलब ऊपर से प्रेशर बढ़ाते चले जाते हैं गैस के ऊपर, तो वो गैस लिक्विड में क्या हो जाती है, डिसॉल्व आपके पास हो जाती है। तो वो किसका एग्जांपल, किसकी प्रॉपर्टी है, वो बेसिकली यही वाली प्रॉपर्टी है, या फिर जिसको हम क्या कह सकते हैं, हेनरी लॉ भी बोल सकते हैं। हेनरी लॉ की प्रॉपर्टी है जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस एग्जाम्पल से आप याद कर सकते हैं। तो इस वाले लेक्चर के अंदर इतना ही था कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, आपके पास और जो पर्टिकुलर 2 केस हमें पढ़ने हैं उन दोनों में कैसे वेरिएशन आपके पास होती है। अगले लेक्चर में हम हेनरी लॉ के बारे में बात